हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये अंतिम क्लास है। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के राजन सीरीज को पूरा कर लेंगे। पिछले 13 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के कुछ प्रश्न पढ़े हैं, और जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सभी सारा क्लास देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, जिला पंचायत का गठन कब हुआ, इसके कार्य स्पष्ट कीजिए, अथवा जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है जिला पंचायत का गठन। जिला पंचायत के गठन में राज्य सरकार द्वारा जिले हेतु निर्धारित एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा जिले के क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः स्थित राज्य विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। यद्यपि पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में स्थित राज्य विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थल पर विधिवत निर्धारित योग्यता वाले अपने प्रतिनिधि को पंचायत की सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। जिले में स्थित सब जनपद पंचायतों के अध्यक्ष भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत सदस्य बना जिला पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत के कार्य क्या क्या हैं? जिला पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है जिले के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायत की ऐसी योजनाओं का समन्वय करना। दूसरा है केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की तैयार परियोजनाओं के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना। तीसरा है जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय प्रायोजित व मूल्यांकन करते हुए उसका मार्गदर्शन करना। चौथा है अपने क्षेत्र की जनपद पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं समय सुनिश्चित करना। पांचवा है जनपद पंचायतों से किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान प्रस्तावों को समन्वित करके राज्य सरकार को भेजना। छठवां है किन्हीं 2 अथवा अधिक जनपद पंचायतों की साझे की व परियोजनाओं का निष्पादन करना। प्रश्न संख्या 76 है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर है ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन शैली में अंतर। ग्रामों में अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, अन्न तथा रुई सरसों और महत्वपूर्ण फसलें उगाते हैं। गांव के अधिकांश लोग किसान हैं। गांव में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। शहरों में अधिकांश लोग नौकरी करते हैं। हर वस्तु खरीदकर प्रयोग में लाई जाती है। नगरों में हमें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शहरों में हर चीज़ों के लिए लाइन लगी रहती है, जैसे राशन, बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए, बस और रेल के लिए, नौकरी के लिए। मकानों की कमी भी शहरों में बनी रहती है। गंदगी भी शहरों में अधिक है। गंदगी में रहने के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी शहरों में खराब हो रहा है। आबादी बढ़ने के कारण शहरों में कूड़ा कचरा अधिक निकलता है। प्रश्न संख्या 77 है आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं? उत्तर आदि मानव के रूप में मानव बंदर या लंगूर का वंशज था या नहीं, यह एक विवाद का विषय है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आदि मानव बंदरों से काफ़ी मिलता जुलता था। आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्राइमेट, नर वानर को बोलते हैं, प्राइमेट से ही आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव की भांति ही था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और धरती पर रहने लगे। समय के साथ वे अपने प्रयोग भी करने लगे और उनकी बुद्धि का विकास हुआ। इस बुद्धि के बल पर ही
मानव ने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा मानव में निम्नलिखित चरणों में थी। अब ये चरण बताए गए हैं नीचे, इसको हम लोग देखते हैं। पहला चरण है सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन मानव। पहले का मानव जो के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, मतलब सीधा नहीं हो सकता था, वो खड़ा होकर नहीं चल सकता था। दूसरा है जल स्थल चर जीव। तीसरा है अंडा श्रेणी के प्राणी। चौथा है नभचर तथा स्तनपायी जीव। और पांचवा है मानव की उत्पत्ति। इतने चरणों में मानव की उत्पत्ति हुई है। और प्रश्न संख्या 78 है अगला, ग्रीष्म ऋतु से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ग्रीष्म ऋतु समर सीजन। हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। मार्च के अंत तक सूर्य विषुवत रेखा को पार कर कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। फलतः उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, ताप की पेटी भी उत्तर की ओर खिसकती जाती है। मार्च माह में दक्षिण के पठार पर सर्वाधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। अप्रैल में ताप पेटी के ऊपर की ओर खिसक जाने से गुजरात एवं मध्य प्रदेश में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जून के मध्य में पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है तथा तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए जाते हैं। इसमें आगे दिया है, इसी समय दक्षिण भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। इस ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः घटने लगता है। तापमान की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में देश में वायु दाब न्यून हो जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश से लेकर पूर्व में पटना एवं छोटा नागपुर के पठारी भाग तक एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस क्षेत्र को मानसून का न्यून वायु दाब गर्त कहा जाता है। इस निम्न वायु दाब गर्त के इर्द गिर्द वायु का परिसंचरण होने लगता है। कभी कभी आर्द्रता युक्त पवनें इस निम्न वायु दाब गर्त के निकटवर्ती भागों में खींच जाती है। शुष्क एवं आर्द्र पवनों के आपसी संपर्क आने के कारण स्थलीय रूप से प्रचंड तूफान आ जाते हैं। इस समय पवनों की गति बहुत तीव्र हो जाती है, मूसलाधार वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप वायु की प्रवाह दिशा भी बदलने लगती है। उत्तरी मैदानी भाग में दिन में उष्ण तथा शुष्क रेतीली आंधियां चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में इनको काल बैसाखी अथवा बोर्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। इस ऋतु में वर्षा की मात्रा न्यून रहती है। कुछ वर्षा उत्तरी भाग में पश्चिम से आने वाली चक्रवातों से होती है। ये समर वेकेशन के बारे में था, ग्रीष्म ऋतु के बारे में था। अगला है प्रश्न संख्या 79 है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स भूपटल पर पूर्व एवं पश्चिम की ओर किसी स्थान विशेष के देशांतर का मानक या मोत्तर से नापी गई दूरी का कोण देशांतर कहलाता है। दोनों ध्रुवों को मिलती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुव एक बिंदु और किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 अंश का कोण बन सकता है। देशांतर भूमध्य रेखा पर समकोण 90 अंश बनाती है। अक्षांश के समान ही देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री 0 डिग्री मिनट को ऐसे दिखाते हैं ऊपर, और सेकंड को 2 कॉमा के रूप में ऊपर दिखाते हैं में किया जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर
इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 80 है, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए, अथवा इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है इतिहास जानने के स्रोत। सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहला है पुरातत्व। अतीत में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों तथा इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारें, मिट्टी अथवा पत्थर के छोटे छोटे फलकों, टुकड़ों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्र वृक्ष में चौड़े पत्ते, भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल को भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र है, तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। स्तंभ लेख जो होता है, पत्थर के जो खंभे होते हैं उस पर लिखते हैं, तो उसको हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। इसमें आगे दिया है शिलालेख, पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख। पत्थरों की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित एवं मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी हेतु कई प्रकार के स्रोत साधन हैं। मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय एवं मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों की प्राप्ति स्थल से वहां से साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत है, लिटरेचर स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी हमें प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दिया है कुछ के नाम, ये पुस्तक का नाम इधर दिया है, फिर बीच में लेखक का नाम दिया है और बाद में काल का विवरण दिया है कि किसमें क्या कहा गया है। देखिए पहला है वेद। वेद के लेखक का नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ वेद व्यास होगा। वेद को वेद व्यास ने लिखा था। आर्यों के विषय में बताया गया है वेद में। दूसरा है रामायण एवं महाभारत। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे और महाभारत के वेद व्यास। तत्कालीन साम्राज्य के विषय में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में बताया गया है। तत्कालीन समाज के विषय में ये इसी के सामने है। देखिए रामायण एवं महाभारत में तत्कालीन समाज के विषय में बताया गया है। नीचे वाला क्या है, तीसरा का है। तीसरा में है जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। इसके बाद इसमें बताया गया है तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में। इसमें अगला है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य में पहला है, मतलब चौथा है, शुरू से ऊपर से चौथे नंबर पे अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। तत्कालीन साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का विवरण है। पांचवा है राजतरंगिणी, कल्हड़ ने लिखा था इसको। कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी। आगे है इसमें विदेशी यात्रियों को वृत्तांत, इंडिका में किया गया है। इसको मेगस्थनीज ने लिखा था। यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन साम्राज्य की समाज की झलक इंडिका में मिलती है। सातवां है यात्रा विवरण, फाहियान द्वारा लिखा गया था। ये चीनी यात्री था। गुप्त काल से संबंधित विवरण किया है यात्रा विवरण में। और सातवां है यात्रा
विवरण, फिर से यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण के नाम से ही वेन-सांग ने भी लिखा था। ये भी एक चीनी यात्री था। हर्ष के शासन काल का विवरण किया था यात्रा विवरण में वेन-सांग ने, और फाहियान ने गुप्त काल के से संबंधित विवरण किया था। इसी में आगे है, इस प्रकार यदि देखा जाए कि हमें यह ज्ञात होता है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की पशुपालन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार, कामगार शिल्प, काम धंधे, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रथा, प्रशासन, सुरक्षा तथा सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान और मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हैं और उसे जन साधारण तक पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में तीन पंक्तियां लिखिए। तीन पंक्तियों को लिखना है सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक और नगरीय व्यवस्था के बारे में। तो इसका उत्तर देखते हैं, पढ़ते हैं। उत्तर है, पहला है आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में पहला हो जाएगा कृषि। गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी। दूसरा है पशुपालन। कृषि के बाद पशुपालन सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि का पालन करते थे, आदि को पालते थे। तीसरा है व्यवसाय। अस्त्र शस्त्र, पात्र व्यवसाय, आभूषण, बढ़ई एवं शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन में थे। सिंधुवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। अगला है नाप तौल के साधन। नाप तौल हेतु सीपी के टुकड़े तथा बांटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है धार्मिक दशा। मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग एवं योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुब्बड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। उपासना मतलब पूजा की जाती थी। तीसरा है नगरीय व्यवस्था। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें लंबी चौड़ी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर आधुनिक व्यावसायिक शैली से पर निर्भर थे। अगला इसमें भवन निर्माण। ये तीन हम लोगों को जो पॉइंट पूछा था, पहला पूछा था आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, नाप तौल के साधन, और दूसरा था पूछा था धार्मिक दशा, और तीसरा है नगरीय व्यवस्था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब नगरीय व्यवस्था में ही भवन निर्माण देख लेते हैं कैसा था, जिससे हम लोग का ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तीसरा है, इसमें अगला पॉइंट है भवन, अगला हेडिंग है भवन निर्माण। सड़कों एवं गलियों को दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था। भवन में रसोई घर, स्नानागार, आंगन तथा शौचालयों का निर्माण किया गया था। सार्वजनिक स्नानागार। उत्खनन के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या इसके अगला है 82। सिंधु घाटी के शहरों की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है, पहला है खुदाई करने पर शहरों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे। अमीरों की कोठियां थी। गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। इसमें आगे दिया है दूसरा, शहर की सड़कें गांव की गलियों की भांति टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर जाल के जैसे व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी।
प्रत्येक घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। प्रश्न संख्या 83 है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन किस प्रकार से विभक्त था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन 4 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग था विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष, वैद्य आदि थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा, सैनिक, राजकीय पदाधिकारी। तृतीय वर्ग में व्यवसायिक उद्योगपति थे और चतुर्थ वर्ग में श्रमिक, नौकर चाकर आदि थे। ये वर्ण व्यवस्था थी उस समय की हड़प्पा सभ्यता की। प्रश्न संख्या 84 है, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। उत्तर, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ तथा नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिज दोहन, एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का गठन, आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना को प्रायोजित किया। प्रश्न संख्या 85 है, अक्षांश रेखाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अक्षांश रेखाएं लेटिट्यूड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर अथवा धुरी पर निरंतर घूम रही है। अक्ष के 2 सिरे हैं, ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 2 ध्रुवों को बीचों बीच पृथ्वी का बीच का रास्ता बना हुआ है। बीच का रास्ता बताने हेतु ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है। इसे भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो ये रेखा है इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरह खींची जाती हैं इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें दिया है पहला, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो बीचों बीच में जाती है। ये जो बीचों बीच में जाती है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ये ऊपर होगा यहाँ पे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ये हो गया। ये विषुवत रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा। तीसरा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, नीचे हो जाएगा रेखा। और चौथा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं, यहाँ पे होगा ये उत्तर की तरफ। और पांचवा है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त रेखा कहते हैं, तो वो भी ये नीचे होगा यहाँ पे दक्षिण की तरफ। प्रश्न संख्या 86 है, सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, इनसे बचने के उपाय लिखिए। अथवा सड़क दुर्घटना के बचाव के 5 उपाय लिखिए। दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ऊपर वाला 2018 में पूछा है, नीचे वाला 2019 में पूछा है। प्रश्न बदल के वही प्रश्न पूछ दिया गया है। उत्तर है, आज सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई है। इसके साथ साथ तेजी से वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। वाहनों की बढ़ती संख्या जाम का कारण बन जाती है। दूसरा है, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा गलत दिशा एवं गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, लोगों में धैर्य की कमी है। छोटे बच्चे और युवा तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं। और चौथा है, छोटे बच्चे बिना लाइसेंस से भारी भारी गाड़ियां लेकर चलते हैं। ये सभी कारण हैं दुर्घटनाओं के। प्रश्न संख्या 87 है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। उत्तर, प्राचीन इतिहास का ज्ञान कराने वाले स्रोत, पहला है मुद्रा और अभिलेख, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पहला बारे में पढ़ते हैं, मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा
मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला और धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ ही सिक्कों की प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चल जाता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। उस समय ताड़पत्रों, भोजपत्रों, चमड़े तथा लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ भी मिलते हैं। मोहरे उन लोगों को के आचार विचारों, रहन सहन विचारों तथा खान पान की जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, चीन के प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक लाओत्से एवं कन्फ्यूशियस, ये 2 धर्म सुधारक हैं। और पहला के आप देखते हैं इनके बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा है। कन्फ्यूशियन के अनुसार, कन्फ्यूशियस यहाँ दिया है, यहाँ कन्फ्यूशियन दिया है, कन्फ्यूशियस ही सही है। कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासक और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करे। दूसरा है लाओत्से के अनुसार, यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। जो लौ दुगनी चमकती है वह आधी देर तक जलती है, इनका कहना था। और प्रश्न इसके आगे है जो प्रश्न संख्या 89 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं, ऊपरी सतह, मध्य स्तर मंडल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्पटी का है, जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत है और 16.5 भाग कोड है। कोड है मतलब उसका केंद्र जो आंतरिक भाग है, सबसे आंतरिक भाग है वो 16.5 भाग है, यानी 16.5%। इसी के साथ सामाजिक अध्ययन के राजन सीरीज पूरा होता है। और अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट पड़ा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद हम लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 2015 से 2023 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।